हेलो देयर, दिस इज कृष्णा एंड आई वेलकम यू टू फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल। बच्चों, आज रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन लेक्चर नंबर 11 है और हाँ, हम लोग अब इसमें देखने वाले हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व के बारे में। कहा था मैंने, इसके ऊपर हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे ताकि ये आपको ईजी अच्छे से समझ सके। ठीक है, अब देखो बच्चों, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व के बारे में हम लोग देख रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या देखने वाले बच्चों, सबसे पहले इंटरनल रेस्पिरेशन देखेंगे। क्या देखेंगे? इंटरनल। पिछले कुछ वीडियो में हम लोग ने क्या देखा था? ब्रीदिंग देखी थी, हम लोग ने देखा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। आज जो हम लोग देखेंगे वो है इंटरनल रेस्पिरेशन। तो बच्चा, इंटरनल रेस्पिरेशन जो होता है ना, ये सिंपल 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। सबसे पहले तो भाई ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो रहा है। क्या ट्रांसपोर्ट हो रहा है बच्चे? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो रहा है। अब आप लोग को एक बात पता होनी चाहिए कि जब भी हम लोग नॉर्मल रहते हैं, ठीक है, मतलब आराम कर रहे हैं, ठीक है, हमारा बॉडी का 97% जो है ऑक्सीजन ये आरबीसी में होता है। ठीक है, 97% ऑक्सीजन जो है ये हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड होके एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, और बाकी का जो 3% होता है ना बच्चों, ये प्लाज्मा में डिजोल्व फॉर्म में होता है। ये आप लोग को याद रखना चाहिए। 97% ऑक्सीजन जो है, द रिमेनिंग 97% बाउंड टू द हेमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन द आरबीसी। कहाँ होता है भाई? आरबीसी। और जो ये 3% है ये डिजोल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है? डिजोल्व फॉर्म में। देखो ये चीज याद रखो बच्चों, क्या अपना जो ऑक्सीजन है 97% किसके जरिए जाता है? आरबीसी के जरिए, और 3% ये किसके जरिए जाता है? प्लाज्मा के जरिए। सर प्लाज्मा के जरिए कैसे जाएगा भाई? डिजोल्व्ड फॉर्म में जाएगा। कैसे जाएगा? डिजोल्व्ड फॉर्म में जाएगा। ये आप लोग को अच्छे से याद रखना पड़ेगा। ओके, अगर यहाँ तक देखो, आप लोग इसके स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हो, नो डाउट। मतलब पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो एज इट इज़ हम लोग ने मतलब देखते ही समझ जाएगी हम लोग को। ठीक है, तो देखो, हेमोग्लोबिन जो होता है ना बच्चों, ये एक रेस्पिरेटरी कैरियर होता है। कैसा कैरियर होता है ये? रेस्पिरेटरी कैरियर होता है। रेस्पिरेटरी कैरियर मतलब सिंपल, रेस्पिरेटरी गैसेस को ये कैरी करेगा एक जगह से दूसरी जगह तक। ठीक है, इट हैज़ हाई एफिनिटी फॉर O2। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए इसके अंदर हाई एफिनिटी होती है, मतलब ये ऑक्सीजन के तरफ क्या होता है? ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, आकर्षित होता है ना? वो होता है ना यार, क्लास में नहीं, वो होता है ना, अपने को कोई इंसान देखो, हम उसके पास देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा अपने को अट्रैक्टिव लगता है, मतलब हम लोग जैसे खींचा जाए तेरी और रे, है ना? मतलब उससे हम लोग क्या होते हैं? इंस्पायर्ड होते हैं। तो ये इंस्पायर्ड होना मतलब जो रहता है ना, मतलब हम लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, सिंपल बात में अगर बोला जाए तो वैसे ही ऑक्सीजन भी ना, ऐसे ऑक्सीजन जो है ना किसके तरफ आकर्षित होता है? ऑक्सीजन के तरफ Hb जो है ये अट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, मतलब जाता है उसके पास, मतलब यार ऑक्सीजन पसंद करता है Hb को। और या फिर ऐसा बोलूँ कि Hb जो है ऑक्सीजन के पीछे लट्टू होता है। ठीक है, याद रखो। ऐसा भी याद रखे तो चलेगा। ऑक्सीजन क्या करेगा? O2 एक्सेप्ट करेगा, ओके, और ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाएगा। यही हम लोग देखने वाले बच्चों। अब देखो, थेरेटिकली वन मॉलिक्यूल हैज एक Hb। देखो बच्चों, ये इंपॉर्टेंट होता है। Hb के अंदर कितने आयोन्स होते हैं फेरस के? 4। फेरस मतलब आयरन। ठीक है, 1 Hb इज इक्वल्स टू 4 Fe प्लस प्लस आयोन। कितने? 4 Fe प्लस प्लस आयोन उसके पास होते हैं, और ये 4 Fe विच कैन पिक अप अ मॉलिक्यूल ऑफ O2, मतलब 1 Fe इज इक्वल्स टू 1 O2। देयरफॉर 1 Hb इज इक्वल्स टू कितने? 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल। Hb जो है ना बच्चों, ये उठा सकता है। ठीक है, Hb कैरी कर सकता है। एक हेमोग्लोबिन Hb के 4 मॉलिक्यूल्स को उठा सकता है। कितने मॉलिक्यूल्स को? 4। कितने मॉलिक्यूल्स को? 4 मॉलिक्यूल्स को ये उठा सकता है। ये याद रखना है, 1 Hb इक्वल्स टू 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ठीक है, एक और चीज याद रखना भाई, एक औसत इंसान में 12 से लेके 16 ग्राम्स तक पर 100 ml क्या होता है भाई?
एच बी होता है ना। एच बी कितना होता है 12 to 16 ग्राम्स पर 100 ml, ठीक है। तो एक बात आपको ये याद रखना चाहिए, प्लस 1 ग्राम एच बी जो है बच्चों, 1 ग्राम कितना ऑक्सीजन कैरी करता है 1.34 ml O2 ये कैरी करेगा। कितना 1.34 ml। तो देखो बच्चों कितना बोल रहा हूं मैं 1.34 ml ये O2 कैरी करता है। सिंपल से बात याद रखो। देयरफॉर 15 ग्राम HB मान लेते हैं किसी के शरीर में 15 ग्राम है, तो ये कितना कैरी करेगा भाई 1.34 इंटू 15, और ये रफली इक्वल होता है बच्चों 20 ml के। किसके 20 ml तक हमारा जो मतलब बोलते नहीं क्या 20 ml तक ऑक्सीजन जो है 15 ग्राम HB में होता है। ये आप लोग को याद रखना पड़ेगा, है ना। 100 ml ऑफ ब्लड, 100 ml ऑफ ब्लड, अभी ये जो 15 था 15 किस में होता है बच्चों 15 ग्राम HB किस में होता है पर 100 ml होता है। ये कितना बोल रहा हूँ मैं पर 100 ml होता है। तो इसका मतलब क्या है भाई 100 ml ब्लड में कितना HB होना चाहिए बच्चा 20 ml HB बोल रहा हूँ, कितना ऑक्सीजन होना चाहिए 20 ml ऑक्सीजन होना चाहिए। 100 ml ऑक्सीजन में 100 ml ब्लड में 20 ml ऑक्सीजन होना चाहिए। ये आप लोग को अच्छे से याद रखना पड़ेगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो बच्चे, स्क्रीनशॉट आराम से लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, अब देखो ऑक्सीजन, अब देखो जब भी HB ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा ये बनाएगा HB4O2, मतलब ये होगा ऑक्सी हेमोग्लोबिन। इसको मैं क्या बोलूंगा बच्चों ऑक्सी हेमोग्लोबिन। क्या होता है बच्चा ये ऑक्सी हेमोग्लोबिन। वापस देखो क्या ये ऑक्सी हेमोग्लोबिन। 1 HB मॉलिक्यूल प्लस 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल गिव्स ऑक्सी हेमोग्लोबिन। अब देखो ऑक्सी हेमोग्लोबिन इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम लंग्स टू द टिश्यू। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, किसके कहाँ से कहाँ जाता है ऑक्सी हेमोग्लोबिन लंग्स से लेके, जाहिर सी बात है ना यार, एल्वियोलाई में क्या आ रहा है ऑक्सीजन आ रहा है, राइट। एल्वियोलस में क्या आ रहा है हमारे ऑक्सीजन आ रहा है, तो ऑक्सीजन कहाँ से कहाँ जाएगा लंग्स से लेके बाकी टिश्यूज तक जाएगा, ठीक है। ये आप लोग को अच्छे से याद रखना है। उसके बाद जब भी अब HB का डिसोसिएशन होता है, मतलब HB अब टूट रहा है, तो वो क्या करेगा HB वापस से रिलीज हो जाएगा, और ये जो है ना O2 किसको दे देगा ये टिश्यूज को दे देगा, ठीक है। हाउएवर डिग्री ऑफ सैचुरेशन ऑफ HB विथ O2 डिपेंड्स ऑन, अब ये जो चार ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जुड़ेंगे क्या, 2 जुड़ेंगे क्या, 3 जुड़ेंगे क्या, ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है बच्चों सैचुरेशन पे। जो ऑक्सीजन टेंशन होती है ना बच्चों O2 टेंशन बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, जिसको हम पार्शियल प्रेशर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर क्या होता है, ये होता है प्रेशर ऑफ एयर इन मिक्सचर ऑफ एयर, ठीक है। मतलब मान लो एयर का मिक्सचर है, एयर इज अ मिक्सचर, और उसमें बहुत सारी विभिन्न प्रकार की गैसेस हैं, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर किसको बोलेंगे, मान लो मेरे को पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का कैलकुलेट करना है। सो व्हाट इज मीन बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, भाई प्रेशर ऑक्सीजन का कितना है, क्या बोल रहा हूँ मैं वापस देख लो, ऑक्सीजन का प्रेशर कितना है पूरे एटमॉस्फेयर में, उसी को पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कहा जाएगा। समझ रहा है क्या ये, आई थिंक सो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन के टेंशन पे सब चीज़ें डिपेंड करती है बच्चों की, भाई ऑक्सीजन का कितना मात्रा इस पूरे एनवायरनमेंट में है, ठीक है। अब इसी सैचुरेशन को देखो HbO2 सैचुरेशन और ऑक्सीजन टेंशन या फिर PpO2 जिसको हम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बोलेंगे, इस अगर इसको हम ग्राफिकली अगर स्टडी करेंगे ना बच्चों, तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। क्या बोलते हैं बच्चे ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ठीक है। और ये ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व क्या होता है HbO2 सैचुरेशन और ऑक्सीजन टेंशन के बीच के ग्राफ को बोला जाता है। इसको हम ग्राफिकली देखने वाले हैं, ठीक है। अब ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को देखते हैं, एक सेकेंड। हाँ मान लो आपके सामने एक डायग्राम दिख रही है, राइट।
अब इसी से क्या है बच्चों, देखो जब भी ऑक्सीजन, अभी यहाँ पर एक्स एक्सिस पे क्या दिख रहा है आपको, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन दिख रहा है क्या शायद, अरे यार ये गायब हो गया, हाँ ब्लैक कलर, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है बच्चों, ये क्या है, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, और ये है हमारा परसेंट ऑक्सीजन सैचुरेशन ऑफ हेमोग्लोबिन, मतलब हेमोग्लोबिन कितना कितना हेमोग्लोबिन यूज्ड अप हो रहा है, ठीक है। तो एक बात याद रखना, तो हमेशा देखो बच्चों, अगर ये चीज राइट के तरफ शिफ्ट हो रही है तो इसको हम बोलते हैं राइट शिफ्ट, है ना। अगर ये चीज लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो रही है तो इसको हम कहेंगे बच्चों लेफ्ट शिफ्ट, है ना। राइट शिफ्ट होता है इसमें एक, जो कि ये ऐसा कर्व आपका कहीं बन जाएगा, और लेफ्ट शिफ्ट में क्या होगा, मान लेते रेड से देते हैं, ये कुछ ऐसा आपका कर्व बन जाएगा, और इसी को कहा जाएगा ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट ये कहाँ होता है और कैसे होता है वो देख लेंगे अभी एक बार, ठीक है। तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व किस पे डिपेंड करता है, ठीक है, जो अपना परसेंट हेमोग्लोबिन सैचुरेशन है, देखो मैं यहाँ लिखता हूँ परसेंट HB सैचुरेशन, ये किस पे डिपेंड करता है बच्चों, नंबर ऑफ ऑक्सीजन अटैच्ड इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ O2 अटैच्ड अपॉन टोटल नंबर ऑफ O2 अटैच, मतलब HB को टोटल नंबर कितने अटैच हो सकते हैं, अभी राइट एट प्रेजेंट कितने अटैच्ड है डिवाइडेड बाय कितने अटैच हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ परसेंट सैचुरेशन मेरे को अगर कैलकुलेट करना है HB का, तो कैसे, मान लो अभी राइट नाउ एक मॉलिक्यूल अगर अटैच्ड है, और अपन ने थोड़ी देर पहले ही देखा कि कितने अटैच्ड हो सकते हैं, इनटू 100 करो बच्चों इसको, क्योंकि हम परसेंट कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। इनटू क्या करना पड़ेगा 100, तो अगर मैं इसको कट करता हूँ 25 होता है, तो 25% मेरा क्या है HB O2 से सैचुरेटेड है, मतलब 25%, मतलब एक ही ऑक्सीजन मेरा अटैच है, मतलब 25% वो सैचुरेटेड है। तो सिंपल सी बात है, एक है। तो राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट ये कब होता है, तो सबसे पहले ये इसी से क्या आता है, एक सेकेंड, ओके, हाँ इसी से क्या आता है बच्चों, अब देखो एक चीज, पहला आता है बोर्स इफेक्ट, बोर्स इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा बच्चों राइट शिफ्ट में, है ना। बोर का देखो लास्ट आर, ओके, और राइट शिफ्ट का देखो फर्स्ट आर, ऐसे भी अगर याद रख लिए तो चलेगा, आर आर याद रख लो, ठीक है। बोर्स इफेक्ट राइट शिफ्ट में होगा, उसके बाद बोर्स इफेक्ट के दौरान क्या होगा, HbO2 जो है इसका ब्रेक डाउन होगा, क्या होगा HbO4O2, इसका ब्रेक डाउन होगा Hb+4O2 में, है ना। Hb4O2 जो है ये ब्रेक डाउन होगा, और याद रखो Hb से ऑक्सीजन अलग कब होता है, कहाँ होता है बच्चों, इन टिश्यूज, कहाँ होता है, इन टिश्यूज, कहाँ होता है, वापस बोल रहा हूँ मैं, कहाँ होता है इसका ब्रेकडाउन, कहाँ होता है बच्चे, इन टिश्यूज। उसके बाद यहाँ पे टिश्यूज में और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बनती है, इसीलिए टिश्यूज में पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ये ग्रेटर होगी। फिर CO2 में ऑक्सीजन थोड़ी कम होती है, इसलिए CO2 में ऑक्सीजन बोल रहा हूँ, टिश्यूज में ऑक्सीजन थोड़ी कम होती है, इसमें क्या होगा, देयरफॉर परसेंट प्रेशर ऑफ टिश्यू में परसेंट प्रेशर ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 ये कम होगी। फिर उसके बाद ये पार्शियल प्रेशर कम होगा, उसके बाद यहाँ पे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चलती रहती है बच्चों, इसीलिए यहाँ टेम्परेचर भी क्या होगा, ज़्यादा रहेगा, टेम्परेचर भी क्या होगा बच्चे, ज़्यादा ही रहेगा। और लास्ट में देखो यहाँ पे हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन भी ज़्यादा रहेगा। प्लस एक और चीज़,
DPG डाईफॉस्फोग्लिसरेट का कॉन्सेंट्रेशन भी ज़्यादा रहेगा। अगर चाहिए तो आप लोग इसको क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये सब राइट शिफ्ट में होता है। जब भी ग्राफ ऐसे राइट की तरफ शिफ्ट होगा इस तरीके से, है ना, तो यहाँ पे राइट शिफ्ट में क्या होता है बच्चों, देखो राइट शिफ्ट में क्या हो रहा है, HbO2 का या फिर ऐसे बोलूँ मैं ऑक्सी हेमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन हो रहा है। यहाँ पे टिश्यूज़ में ये प्रोसेस पूरी हो रही है। उसके बाद CO2 का प्रेशर ज़्यादा है, ऑक्सीजन का प्रेशर कम है, टेम्परेचर ज़्यादा है, H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन भी ज़्यादा है और डाईफॉस्फोग्लिसरेट का कॉन्सेंट्रेशन भी ज़्यादा है। ये आप लोग को अच्छे से याद रखना है। अब देखो ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, अच्छा इसमें एक राइट शिफ्ट बाकी, लेफ्ट शिफ्ट बाकी रह गया ना। लेफ्ट शिफ्ट एग्जैक्ट इसका उल्टा होगा बच्चों। देखो जैसे राइट शिफ्ट कहाँ हो रहा था, ये HbO2 का इधर पे ब्रेक डाउन हो रहा था। लेफ्ट शिफ्ट में क्या होगा, HbO2 फॉर्म होगा। ये टिश्यू में हो रहा था, वो लंग्स में होगा। यहाँ अब देखो लंग्स में ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा होता है बिकॉज ये एल्वियोलाई के अंदर हो रहा है, तो ऑक्सीजन प्रेशर ज़्यादा होगा, CO2 प्रेशर कम होगा, टेम्परेचर कम होगा, H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन भी कम होगा। ये अच्छे से याद रखो बच्चों आप लोग, ठीक है। इसके बाद एक चीज़ और याद रखो, कार्बन डाइऑक्साइड इज रेडिली soluble in water and is transported by RBC and plasma in 3 different forms, 3 फॉर्म्स। तो पहला है प्लाज्मा सोल्यूशन, देखो बाय प्लाज्मा इन सोल्यूशन फॉर्म, ठीक है। उसके बाद बायकार्बोनेट आयॉन्स, देखो तो प्लाज्मा के जरिए ये सिर्फ 7% होता है। कितना होता है, 7%। बाइकार्बोनेट्स के जरिए 70% होता है बच्चों, जो कि देखो 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीजेस बाय द टिश्यू सेल डिफ्यूजेस इनटू द प्लाज्मा एंड देन इनटू RBC। ये भी RBC में एंटर कर जाता है। जो 70% ऑक्सीजन है ना, ये कहाँ एंटर कर जाता है, RBC में एंटर कर जाता है। देखो सब थोड़ा सा यही टेक्निकल पार्ट है पूरे चैप्टर में, बाकी पूरा चैप्टर चिल्लर है आप लोग के लिए, मतलब समझने में थोड़ी प्रॉब्लम जाती है बस इसको। और थर्ड, अब देखो, हाँ, इन द RBC CO2 किससे कंबाइन होता है भाई, CO2 कंबाइंस विथ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ जिंक कंटेनिंग एंजाइम, और इस जिंक कंटेनिंग एंजाइम का नाम है बच्चों कार्बोनिक अनहाइड्रेज। ओके, कार्बोनिक अनहाइड्रेज नाम होता है इस एंजाइम का, ठीक है। अब देखो कार्बोनिक एसिड बीइंग अनस्टेबल ऑलमोस्ट इमीडिएटली डिसोसिएट्स इनटू HCO3 एंड H+ आयन। तो ये जो होता है ना बच्चों H2CO3, ये तुरंत ये अनस्टेबल होती है गैस, ठीक है, ये एसिड अनस्टेबल होता है। देयरफॉर H2CO3 किस में डिसोसिएट हो जाता, H+ प्लस HCO3 नेगेटिव। ये 2 आयॉन्स यहाँ पे बन जाते। कितने आयॉन्स बन रहे बच्चे, 2 टाइप के आयॉन्स बन जाते हैं, है ना। और ये सब किसके प्रेजेंस में हो रहा है भाई, ये एंजाइम के प्रेजेंस में। दिख रहा है शायद आप लोग को, दिख रहा होगा, ये एंजाइम के प्रेजेंस में यहाँ पे ये चीज़ें हो रही हैं। और इस वजह से RBC में किसकी संख्या बढ़ जाती है, HCO3 आयॉन्स की संख्या और H+ आयॉन की संख्या भी। देखो ये दिखो यहाँ पर दिख रहा होगा शायद आपको, देखो सबसे पहले CO2 H2O रिएक्ट करते हैं, H2CO3 बनाते हैं, लेकिन H2CO3 ये अनस्टेबल होती है, देयरफॉर इसके वजह से क्या बन जाता है, H+ और HCO3 नेगेटिव आयॉन्स यहाँ पे बन जाते हैं, ठीक है। इस वजह से अब देखो इट डज मूव्स आउट ऑफ द RBC, दिस वुड ब्रिंग्स अबाउट इम्बैलेंस ऑफ द चार्ज इनसाइड द RBC। अगर इतने सारे चार्जेस मूव करेंगे आउटसाइड एंड इनसाइड, देयरफॉर इस वजह से क्या होगा, एक इम्बैलेंस क्रिएट होगा, और ये इम्बैलेंस को ना हो, देयरफॉर यहाँ पे क्या होता है, क्लोरीन भी क्या करता है, खुद को शिफ्ट करता है, ठीक है। लेकिन वो अपन आगे देखने वाले हैं। देखो H2CO3 दैट कम्स इनटू प्लाज्मा जॉइंस विथ Na+ और K+ फॉर्मिंग NaHCO3 और KHCO3, ठीक है। अब सोडियम बाइकार्बोनेट H+ देखो इज टेकन अप बाय प्रोटीन, और देयरफॉर Hb+ H+ गिव्स HHB,
मतलब हाइड्रेटेड फॉर्म या रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ Hb यहाँ पे तैयार हो रहा है. These H+ ions might be expected to lower blood pH, but they are buffered by hemoglobin by the formation of deoxy hemoglobin, या फिर ऐसा बोलो का रिड्यूस्ड हेमोग्लोबिन, या फिर ऐसे बोलो HHB. अब देखो लंग्स के अंदर क्या हो रहा है. लो पार्शियल प्रेशर के रिस्पॉन्स में कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो दिख रहा है ना एल्वियोलर एयर, हाइड्रोजन आयन एंड बाइकार्बोनेट आयन्स रिकम्बाइंड टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड. जैसे लंग्स में स्थितियां पहुंची, वापस से क्या हुआ, कार्बोनिक एसिड बना, एंड उसी कार्बोनिक एसिड कार्बोनिक अनहाइड्रेस के इन्फ्लुएंस में देखो दिख रहा होगा शायद आपको यहाँ पे, कार्बोनिक एसिड बना और फिर कार्बोनिक अनहाइड्रेस ने इसको क्या किया, वापस CO2 और H2O में फिर से कन्वर्ट कर दिया. देखो चीज़ें बड़ी सिंपल हो रही है बच्चों. सबसे पहले क्या हो रहा है, देखो CO2 प्लस H2O ये देता है Ca के प्रेजेंस में क्या, H2CO3, लेकिन ये H2CO3 फिर से क्या हो जाता है, H प्लस CO3 नेगेटिव में ये कन्वर्ट हो जाता है. और जैसे एल्वियोलाई पर जाएगा ये रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी. रिवर्स मतलब सिंपली ना, इसके बाद में NaHCO3 और या फिर KHCO3 बना, मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट वगैरह चीज़ें बन रही है. अब जैसे एल्वियोलाई तक जाएगा, देखो लास्ट सेंटेंस पढ़ो, एट द लेवल ऑफ लंग्स इन द रिस्पॉन्स टू लो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. लंग्स में क्या होता है, पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का कम होता है, ये आप लोग को मानना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा होती है ना यार, लंग्स में ऑक्सीजन ही ज़्यादा होगी ना, तो और टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा. देखो टिश्यू में CO2 ज़्यादा था, इसलिए CO2 RBC के अंदर जाने के बाद वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा था और बनाया क्या उसने बच्चों, कार्बोनिक एसिड. अब ये कार्बोनिक एसिड थोड़ा सा नाम मचला उठाएगा, मैंने नहीं अनस्टेबल, तुरंत यार नहीं भैया हम तो नहीं मानेंगे, ठीक है. और ये हम तो नहीं मानेंगे की वजह से क्या होता था, ये H+ और HCO3- में कन्वर्ट हो जा रहा था. अब देखो ये HCO3- बाद में प्लाज्मा के NaHCO3 के साथ भी क्या कर रहा था, रिएक्ट कर रहा था, और इस वजह से एक इम्बैलेंस तैयार हो रहा था. लेकिन ये इम्बैलेंस होता क्यों नहीं है, बिकॉज वहाँ पे बफरिंग एक्शन होती है और उस वजह से रिड्यूस हेमोग्लोबिन बन जाता है. लेकिन जैसे एल्वियोलाई या लंग्स तक ये चीज़ें पहुँचती है, फिर से क्या है, H2CO3 जो है वहाँ फॉर्म होता है और कार्बोनिक अनहाइड्रेस क्या करता है, H2CO3 को ब्रेक डाउन करके CO2 और H2O में कन्वर्ट कर देता है, जो कि हम हमारे नाकपुड़ियों से बाहर फेंक देते हैं. यह बात याद रखो. समझ गया होगा तो यार आराम से आप लोग लिख सकते हो ये, ठीक है. वैसे तो सब है. अब देखो यही चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ. देखो सिंपल सी चीज़ है. देखो यहाँ से CO2, देखो ये टिश्यूज़ हैं, क्या ये देखो CO2 टिश्यू में बनती है ना, CO2 कहाँ बनती है बच्चे, टिश्यू में बनती है. अब ये CO2 इंटरस्टिशियल फ्लूइड पार करके देने जंप मारा इसने, कहाँ, RBC में. अरे कहाँ, RBC में. RBC में क्या हुआ, वो CO2 जो थी H2O के साथ कंबाइन किया. H2O के साथ कंबाइन करने के बाद उसने फॉर्म किया H2CO3. क्या फॉर्म किया बच्चा, H2CO3. अब H2CO3 जो है ये स्प्लिट हो गया कार्बोनेट आयोन्स में और हाइड्रोजन आयोन्स में. इस वजह से क्या हुआ, ये आयोन को बैलेंस करने के लिए देखो यहाँ पे क्लोरीन ने बोला मैं भी अंदर जंप लूंगा, मैं भी लूंगा इसमें क्या बोलेंगे इसको, मैं भी इसमें प्रतियोगिता में भाग लूंगा, ठीक है. फिर बाद में देखो CO2, एक और मेथड ऐसा है कि भाई CO2 Hb के साथ कंबाइन होता है, Hb CO2 बना लेता है, जिसको हम बोलते हैं कार्ब अमाइनो हेमोग्लोबिन. क्या बोलते हैं, कार्ब अमाइनो हेमोग्लोबिन, ठीक है. अब देखो बच्चा, अब देखो यहाँ पे, अब अच्छे से देख लो, ठीक है. अब ये चीज़ जब लंग्स में जाती है, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन जो था ये वापस टिश्यू में छोड़ दिया जाता है, क्योंकि ये देखो ना यहाँ पे HbO3 आया जिसने O2 कहाँ रिलीज कर दिया, प्लाज्मा सॉरी अपने टिश्यू तक इसने रिलीज कर दिया. सिंपल है, एक जगह CO2 एंटर कर रहा है, एक जगह O2 जा रहा है, ठीक है. उसके बाद ये चीज़ें अब आई लंग्स तक. भाई CO2 को कैरी किया गया और लंग्स तक लेके आया. देखो ये अल्वियोलाई के सेल है, कहाँ के सेल है,
एल्वियोलाई के सेल है। तो एल्वियोलाई से देखो लंग्स में क्या घुस रहा है बच्चों, ऑक्सीजन घुस रहा है। क्या घुस रहा है, ऑक्सीजन लंग्स से आरबीसी में घुस रहा है। उसके बाद वो किसके साथ कंबाइन हो रहा है, ये रिड्यूस हेमोग्लोबिन था क्या हमारा यहाँ पे, उसके साथ कंबाइन होके फिर से HbO2 और H+ आयन यहाँ पे बन जाते हैं। ठीक है, उसके बाद ये H+ आयन देखो, ये H+ आयन ये किसके साथ रिएक्ट करते हैं, फिर से कार्बोनिक एसिड के साथ। ये कार्बोनिक एसिड के साथ रिएक्ट करने के बाद कार्बोनिक अनहाइड्रेस के प्रेजेंस में ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, CO2 और H2O में कन्वर्ट हो जाएंगे। और फिर ये CO2 चला जाएगा एल्वियोलाई में, और एल्वियोलाई से ऑक्सीजन चला आएगा हमारे RBC में। ठीक है, अब देखो कार्बामाइनो हेमोग्लोबिन का तो सिंपल है भाई, HbCO2 क्या होता है, डायरेक्ट ब्रेक हो जाता है, CO2 रिलीज होता है, अपना मस्त CO2 निकल गया। ये था बच्चों शिफ्ट। और इसी देखो जब यहाँ पे क्लोरीन जो है ना बच्चों, ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन जब भी यहाँ पर आता है इसी को बोलते हैं हम लोग हैमबर्गर्स फिनोमेनन। क्या बोलते हैं, क्लोरीन शिफ्ट या हैमबर्गर्स फिनोमेना हम इसको बोलते हैं। और ये क्लोरीन जो है ना ये एक प्रोटीन के जरिए आता है। सेम तरीके से क्लोरीन जब बाहर निकलेगा वो भी एक प्रोटीन के जरिए ही होगा। ये आप लोग को थोड़ा देखो, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, एक बार मैं वापस समझाता हूं, कोई इशू नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं है। देखो सिंपल, हाँ। और लास्ट में रेड ब्लड सेल के जरिए हमने देखा, ओके, रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग पे आ गए अपन। ओके सिंपल, देखो यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ आप लोग को बताने की। सबसे पहले देखो रिएक्शन शुरू कहाँ से हो रही है बच्चा, रिएक्शन शुरू कहाँ से हो रही है, अपने टिश्यू से। अरे यार देखो टिश्यू, टिश्यू से क्या बाहर निकला बच्चे, CO2 है ना, वो कहाँ इंटर करा, RBC। RBC के अंदर उसने किसके साथ रिएक्ट की, H2O है ना, फिर उस वजह से क्या बना बच्चों, H2CO3। लेकिन H2CO3 कैसा था, अनस्टेबल। अनस्टेबिलिटी की वजह से क्या हुआ, वो स्प्लिट हो गए। स्प्लिट होने की वजह से क्या बना, H+ प्लस HCO3 माइनस। ठीक है, ये आयोन्स बन गए। यहां तक तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक और मेथड था, देखो बच्चों, यही CO2 किसके साथ कंबाइन होता है, Hb के साथ, और ये क्या बनाता है, HbCO2। अब जा रही है रिएक्शन लंग्स में। अब लंग्स में क्या होगा बच्चों, ये दोनों फिर से क्या हो जाएंगे, एक हो जाएंगे, मतलब H2CO3 बनेगा। ये कहाँ हो रहा है, लंग्स में पहुंचने के बाद, बिकॉज लंग्स में CO2 का पार्शियल प्रेशर बहुत कम होता है, और ये होना ज़रूरी रहता है। जब वहाँ पे पार्शियल प्रेशर कम होगा तभी तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से CO2 लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएगा। ठीक है, और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, दिख रहा, H2O प्लस CO2। ठीक है, और ये अपना बॉडी के बाहर निकल जाता है ना, किसके बाहर निकलता है, ये बॉडी के बाहर। प्लस यहाँ पे सिंपल इन लंग्स ये अगर बनाना है तो यहाँ पे क्या होगा, HbCO2 का क्या होगा, ब्रेकअप हो जाएगा। ठीक है, Hb और CO2 का ब्रेकअप हो जाएगा और दोनों अलग हो जाएंगे, और CO2 बोलेगा चल मैं तो चला लंग्स से बाहर किसी दूर दराज प्लांट के अंदर वापस से जाने के लिए, ताकि मैं ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकूं। ठीक है, और ऐसा पूरा का पूरा प्रोसेस काम करता है। देखो जैसे यहाँ लिखा है ना, देखो जल्दी यहाँ पर देखो बच्चों, Hb और CO2 ये दोनों कंबाइन होते हैं, HbCO2 बनता है जिसको हम कार्बामाइनो हेमोग्लोबिन बोलेंगे। कार्बामाइनो हेमोग्लोबिन बच्चा ये इस मेथड से सिर्फ क्या है, 23% जो है ना, 23% ही होता है काम। क्या बोल रहा हूँ मैं, 23%। प्लाज्मा के जरिए 7%, RBC के जरिए 70%, और इसके जरिए 23%, हो गया ना 100%। ठीक है,
ये आप अच्छे से स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं बच्चों इसका, अगर चाहिए आपको तो। उसके बाद सेलुलर रेस्पिरेशन देखो बच्चों, सेलुलर रेस्पिरेशन 11th में भी आप लोग ने देखा है। मतलब यहाँ पे क्या होता है देखो, सेलुलर रेस्पिरेशन में सिंपल सेलुलर देखो, लास्ट स्टेप टेकिंग प्लेस इनसाइड द सेल वेयर फूड इज ऑक्सीडाइज्ड, और एटीपी यहाँ जनरेट करते हैं। हमको मेन क्या करना है, एटीपी जनरेट करना है, इसीलिए इतना सब पढ़े हम, ठीक है। तो एटीपी यहाँ पे जनरेट होता है, और इसमें भी 2 स्टेप होते हैं भाई ऑक्सीडेशन। एक होता है ऑक्सीडेशन, जिसमें क्या होता है भाई, ब्रेक डाउन होता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का, जैसे ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज यहाँ ब्रेक डाउन हो रहा है, और यहाँ CO2 H2O, और यहाँ पे 686 किलो कैलोरी जितनी एनर्जी रिलीज हो रही है। मतलब सिंपल बोलो तो 38 ATPs रिलीज हो रहे हैं, ठीक है। फॉस्फोरिलेशन, इट इन्वॉल्व्स ट्रैपिंग ऑफ हीट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हाई एनर्जी बॉन्ड ऑफ ATP मॉलिक्यूल। और फॉस्फोरिलेशन में क्या होगा, सिंपल ATP जब बनेंगे तो भी यहाँ पर देखो यार कितना 7.3 किलो कैलोरी जितनी एनर्जी होती है इस बॉन्ड में। कितनी एनर्जी होती है, 7.3 किलो कैलोरी जितनी एनर्जी होती है, ठीक है। इसका भी आप लोग एक स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, जम रहा होगा तो, ठीक है। अगर कुछ नहीं आ रहा है ना बच्चों, तो अपन क्या कर सकते हैं, वापस इसको एक बार ले सकते हैं, ठीक है। अब देखो रेस्पिरेशन, अब ये कंट्रोल में किसके रहता है, कंट्रोल में किसके रहता है, तो देखो ब्रीदिंग या रेस्पिरेशन जो है ये डुअल कंट्रोल में होता है। समझो फॉर एग्जांपल एक नर्वस और एक केमिकल कंट्रोल में। ह्यूमन अडल्ट जो है 12 टाइम्स पर मिनट, वाइल अ बॉर्न बेबी जो है ये 44 टाइम्स पर मिनट इसका ब्रीदिंग रेट होता है। कितना होता है, 44 टाइम्स पर मिनट। ये जो बहुत बड़ा चीज होता है, ये वैल्यूज पता होनी चाहिए। उसके बाद नॉर्मल ब्रीदिंग कितना होता है, ये एक इनवॉलेंटरी प्रोसेस होती है। कैसी होती है, हमारे काबू में नहीं रहेगी भैया, इनवॉलेंटरी होने वाली है। स्टेडी रेट ऑफ रेस्पिरेशन ये किसने कंट्रोल करता है, ये न्यूरॉन्स कंट्रोल करते हैं। और न्यूरॉन्स में भी कौन से सेंटर बच्चों, नर्वस सिस्टम का जो पॉन्स वेरोलाई रीजन है और मेडुला ऑब्लोंगेटा रीजन है, ठीक है। ये सब रेस्पिरेटरी सेंटर होते हैं। ये देखो MCQs में आ जाता है, रेस्पिरेटरी सेंटर कौन सा है, तो पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये 2 रेस्पिरेटरी सेंटर है, ठीक है। इट रेगुलेट्स द रेट एंड डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग, रेट और डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग, रेट ऑफ ब्रीदिंग और डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग ये दोनों उसमें कैलकुलेट होती है। इट इज डिवाइडेड इनटू देखो 3 ग्रुप्स, डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन इन द मेड्यूला, ठीक है, वेंट्रोलेटरल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन इन द मेड्यूला, और लास्ट न्यूमोटैक्सिक सेंटर लोकेटेड इन पॉन्स। देखो डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन ये भी मेड्यूला में होगा, वेंट्रोलैटरल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन ये भी मेड्यूला में होगा, और न्यूमोटैक्सिक सेंटर ये होगा पॉन्स में। देखो बच्चों यहां पे अगर किसी के हमला हो गया तो सडन डेथ हो सकती है। ये सडन डेथ किस वजह से होती है, बिकॉज यहाँ पे जो सेंटर्स है इस पे अगर भैया हेड कंट्रोल रूम को ही उड़ा दिया जाए तो किसी से क्या संदेश जाएगा, है ना। तो अगर कंट्रोल रूम खत्म तो रेस्पिरेशन खत्म, रेस्पिरेशन खत्म तो हम खत्म, ठीक है। फिर देखो एप्न्यूस्टिक सेंटर ये मेडुला में होता है, ये एंटागोनिस्टिक होता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर के। एंटागोनिस्टिक मतलब न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो करेगा उससे उल्टा काम एप्न्यूस्टिक सेंटर करेगा, ठीक है। एप्न्यूस्टिक सेंटर क्या करेगा, न्यूमोटैक्सिक सेंटर से एग्जैक्ट उल्टा काम करेगा, ठीक है। इट कंट्रोल्स रैपिड आई मूवमेंट, स्लीप एंड वेकफुलनेस, ठीक है। रैपिड आई मूवमेंट मतलब देखो बच्चों हम लोग जब सोते हैं ना, बच्चे को देखना गौर से, ये हमारे जो आंखों की पुतलियां है ना हिलते रहती हैं जोर से, है ना। और ये हिलती क्यों है, क्योंकि वो रैपिड आई मूवमेंट मतलब स्लीप का एक स्टेज होता है वो, ठीक है। उस पर कभी किसी और दिन अपन डिस्कस करेंगे कि भाई स्लीप कैसे आती है, हम सपने कैसे देखते हैं, इसके ऊपर हम लोग अलग से डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो ये हमारा पूरा का पूरा क्या है बच्चों, ये ऐसा मतलब कंट्रोल होता है। देखो सिंपल हमारा देखो मेडुला ऑब्लोंगेटा में ब्रीदिंग सेंटर है, देखो ब्रीदिंग सेंटर है। बाद में यहाँ देखो ये मेडुला ऑब्लोंगेटा और ये हमारा पॉन्स वेरोलाई में, यहाँ ये दोनों भी क्या है बच्चों, ये दोनों भी ब्रीदिंग सेंटर्स है हमारे। फिर बाद में देखो नर्व इम्पल्सेस ट्रिगर्स भी है यहाँ पे, ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं मसल्स को। इंटरकोस्टल मसल्स
ये नर्व देखो ये यहाँ जा रही है, ये एक वायर है, वायर नहीं बोलेंगे, ये सप्लाई बोलेंगे, और एक सप्लाई हमारा इधर जा रहा है, इधर सीधा इधर लंग्स को। देखो इसको फ्रेनिक नर्व्स बोलते हैं बच्चों। कौन सा नर्व होता है ये? फ्रेनिक नर्व्स, जो भी हमारे लंग्स तक की सप्लाई कर रही है। और इंटरकोस्टल नर्व्स, ये हमारे जो ये पिंजरे की जो मसल्स होती है ना, इंटरकोस्टल मसल बोलते हैं जिनको, वो क्या करेंगे? उसको कंट्रोल करेंगे। तो देखो इंटरकोस्टल मसल के लिए इंटरकोस्टल नर्व, लंग्स के लिए फ्रेनिक नर्व्स। ठीक है, याद रखो। ओके, और यहाँ पे हमारे O2 सेंसर्स होते हैं आर्टरी में, ये भी आप लोग को याद रखना है। बड़ा खतरनाक सा मशीनरी भगवान ने बनाया है हमारा। CO2 इंक्रीज इन ब्लड एक्ट्स डायरेक्टली, मतलब ये सब गैसेस के ऊपर भी डिपेंड करता है। नर्व इम्पल्स फ्रॉम O2 सेंसर इंडिकेटिंग O2 डिक्रीजेस। ठीक है, मतलब अपने बॉडी में CO2 बढ़ गया तो भी एक अलग तरीके का एक ट्रिगर जाता है। अब देखो फ्रेनिक नर्व्स, यहाँ पे देखो डायफ्राम भी है। डायफ्राम ये नीचे जब जाता है तो पूरा एयर अंदर की तरफ, ये डायफ्राम ऊपर जाता है पूरा एयर बाहर की तरफ। ठीक है, ये आप लोग को अच्छे से याद में रखना है। अब देखो रेगुलेशन ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, when lungs expand to critical point, the stretch receptors, जिसमें देखो stretch receptors होते हैं, are stimulated and impulses are sent along vagus nerve to the expiratory center। तो मतलब हमारे अंदर दो सेंटर्स हो गए ना, एक इंस्पिरेटरी सेंटर है जो कि बोलेगा भाई लंग्स की साइज बढ़ाओ, अब लंग्स एकदम पहुंच गए अपनी लिमिट तक, तो एक्सपिरेटरी सेंटर बोलता है रिलीज करो, बहुत हो गया, बहुत अब बलून भर गया, फट जाएगा। ठीक है, देन इट सेंड्स आउट इनहिबिटरी इंपल्सेस टू द इंस्पिरेटरी सेंटर, मतलब वेगस के जरिए एक्सपिरेटरी सेंटर तक क्या जा रहा है? भैया कम करो, वॉल्यूम कम करो, लंग्स की वॉल्यूम कम करो, बहुत फूल चुके हैं। और उसके बाद एक इनहिबिटरी सिग्नल, मतलब एक अपोजिट सिग्नल जाएगा कि नहीं भैया रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, बहुत हो गया। ठीक है, द इंस्पिरेटरी मसल्स रिलैक्स। अब क्या होता है? इंस्पिरेटरी मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं और उसके बाद एक्सपिरेशन चालू होता है। क्या होता है बच्चे? एक्सपिरेशन फिर उसके बाद में चालू हो जाते हैं। ठीक है, मतलब डायफ्राम रिलीज, मतलब रिलैक्स होने का सिग्नल जा चुके हैं। ठीक है, द लंग्स आर डिफ्लेटेड एंड द स्ट्रेच रिसेप्टर्स आर नो लॉन्गर स्टिमुलेटेड। अब जैसे लंग्स का वॉल्यूम कम होगा वैसे स्ट्रेच रिसेप्टर्स भाई स्टिम्युलेशन उनका चला जाएगा। मतलब स्ट्रेच रिसेप्टर से क्या हो जाएगा? वो सिग्नल चला जाएगा कि भाई अब जरूरत नहीं है ना इनहिबिशन की, तो फिर से क्या होगा? इंस्पिरेटरी सेंटर पे एक मैसेज जाएगा, दस इंस्पिरेटरी सेंटर इज नो लॉन्गर इनहिबिटेड एंड न्यू रेस्पिरेशन बिगिंस। तो देखो सबसे पहले सांस लो, हो गए मेरे अब इंस्पिरेटरी को, सॉरी कौन से हो गए मेरे स्ट्रेच रिसेप्टर्स को सिग्नल चला गया, अब जाएगा वेगस के जरिए। देखो वेगस के जरिए नर्व जा रहा है मेरे दिमाग तक कि भाई इंस्पिरेशन बंद करो, इंस्पिरेशन बंद करो। तो इंस्पिरेशन जैसे बंद हुआ वैसे ही क्या होता है? जैसे इंस्पिरेशन बंद हुआ तो मैंने रिलीज कर दी एयर पूरी की पूरी, और जैसे मैंने एयर रिलीज कर दी ना बच्चों, तो स्ट्रेच रिसेप्टर पे से वो जो प्रेशर था वो चला गया। इसका मतलब अब इनहिबिटर इंस्पिरेटरी सेंटर तक, इंस्पिरेटरी सेंटर को कोई भी टाइप के इनहिबिशन सिग्नल्स भेजने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब वापस से वही हम क्या करेंगे? वही चीज़ वापस दोहराएंगे। फिर स्ट्रेच रिसेप्टर्स मेरे क्या हो गए? स्टिमुलेट हो गए। फिर मैंने इंस्पिरेटरी सेंटर बंद हो गया, एक्सपिरेटरी सेंटर चालू हो गया। फिर जैसे एक्सपिरेशन हो गया फिर से इंस्पिरेटरी सेंटर ऑन हो जाएगा। फिर ये और ये चलता रहेगा, ऑन ऑफ साइकिल चलती रहती है, चलता चला जाए, चलता चला जाए। और इस देखो दीज इवेंट्स आर कॉल्ड एज हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स। क्या बोलेंगे बच्चों इसको? हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स। देखो ये याद रख लो बच्चों, हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स कंट्रोल्स द डेप्थ एंड रिदम ऑफ रेस्पिरेशन। ये इंपॉर्टेंट है। इट ऑल्सो प्रिवेंट्स लंग्स फ्रॉम इन्फ्लेटिंग टू द पॉइंट ऑफ बर्स्टिंग। तुम्हारे फुग्गो नहीं बोलेंगे, तुम्हारे जो बलून्स है ना अंदर ये जो बलून्स है ना, जो अपने लंग्स है ना अंदर जो हमारे लंग्स है, जो बलून जैसे फूल चुके हैं अब भाई बर्स्ट हो जाएंगे। तो बर्स्ट नहीं होना चाहिए, इसीलिए ये हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स क्या करता है? लंग्स को इन्फ्लेट होने से, मतलब बोलते हैं ना बर्स्टिंग लिमिट तक नहीं जाने देता है। ठीक है, द रेस्पिरेटरी सेंटर हैज कनेक्टेड विथ cerebral cortex, which means
वी कैन वॉलंटरीली चेंज आवर पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है, हम वॉलंटरीली ब्रीदिंग के पैटर्न को चेंज कर सकते हैं बिकॉज वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक इसकी एक सप्लाई गई रहती है। वॉलंटरी कंट्रोल इज प्रोटेक्टिव बिकॉज इट एनेबल्स us to prevent water or irritating gas from entering the lungs, but the ability to stop breathing is also limited by the buildup of carbon dioxide in the blood। क्योंकि अब देखो भाई, हम सांस तो रोक सकते हैं लेकिन ये भी चीज़ें क्या है, लिमिटेड है। नो डाउट हमारे कंट्रोल में है ये चीज़ें, लेकिन ये लिमिटेड होती है, और अगर लिमिट के ऊपर चला गया ना भैया, तो कोई भी चीज़ लिमिट के ऊपर अच्छी नहीं होती है। ठीक है, समझ लो कि तो ये हमारी लिमिटेड है। जैसे जैसे CO2 बिल्डअप एकदम अच्छे से होगा, CO2 बिल्डअप जैसे जैसे अच्छा होगा, वैसे वैसे क्या होगा, हमारा हम मन करेगा कि नहीं मेरे को सांस लेनी है, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, और फिर हम अचानक से सांस ले लेंगे। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए ब्रीदिंग रोकना वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है बिकॉज हमारे लंग्स में फालतू में पानी नहीं घुस सकता है, और इरिटेटिंग गैस से भी हम लोग बच सकते हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए। और शायद आप लोग को ये पूरा का पूरा चैप्टर, क्या बोल रहे हैं हम लोग भाया, ये पूरा का पूरा चैप्टर शायद आपको समझ गया रहेगा। अगर कुछ नहीं समझ रहा है तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में डालें कि सर हमको एक बार वापस सिखाएं। मैं बिल्कुल आपके लिए एक और वीडियो बनाऊंगा, और ऐसे ही मिलेंगे अपन लोग अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक, जय हिंद।